हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा वो है इनका साइज या रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। साइज कहो या इनकी रेडियाई, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट की हम साइज या रेडियस को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने बताया था कि हमारे पास ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है कौन कौन से हैं। फर्स्ट सीरीज़ के स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, ये हमने बताए थे। शक्ति, विकर, मनफी, कोनी, उजन, ठीक है। इस हिसाब से हमने इनको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ये है हमारे पास कॉपर और ये है जिंक, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी हम इनके पैरेलल मेंशन कर देते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 एंड ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। 21, 22, 3, 4, 5 बिल्कुल रेगुलर चलेंगे। 6, 7, 8, 29 एंड लास्ट जिंक आ जाएगा 30। अब हम पहले स्कैंडियम से जब जिंक की तरफ मूव करेंगे, यानी किसी भी सीरीज़ में जब मूव करेंगे, जैसे 3D सीरीज़ में लेफ्ट टू राइट, 4D में लेफ्ट टू राइट, 5D में लेफ्ट टू राइट, जब हम मूव करेंगे तो साइज़ पर क्या इफेक्ट होगा हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। पहले इस सीरीज़ के अंदर, फिर हम इस ग्रुप के अंदर देखेंगे। देखिए, साइज या रेडियस में हम क्या डिस्कस करते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट पे मूव करेंगे, स्कैंडियम का साइज़ बहुत बड़ा है, टाइटेनियम स्मॉल साइज़, ये वेनेडियम और ये क्रोमियम, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम हमने बनाया। उसके बाद जो साइज़ है लगभग सिमिलर रहेगा, सेम नहीं कहेंगे, सिमिलर रहेगा, यानी इनका जो साइज़ है वो लगभग क्या है, सिमिलर है। बट एट एंड पर क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से इनके साइज में हमें 3 टाइप की वेरिएशंस देखने को मिलती है। स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक साइज टोटल डिक्रीज, ठीक है, साइज डिक्रीज। उसके बाद मैंगनीज से कॉपर तक सिमिलर, सेम नहीं कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, ऑलमोस्ट बराबर रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्या साइज रहेगा, लगभग सिमिलर। और एंड पर साइज क्या हो जाएगा इनका, इंक्रीज। यहाँ साइज इंक्रीज होगा, यानी इनकी सीरीज़ के अंदर, 3D सीरीज़ के अंदर या 4D किसी में भी 3 टाइप की वेरिएशन मिलेंगे। लगभग मिडल तक तो क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज, उसके बाद ऑलमोस्ट सिमिलर, और एंड पर क्या होगा, इंक्रीज। इसको हम पूरा रीजन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रेंड यही रहेगा, पर इसको डिस्कस करने के लिए हमें एक चाहिए शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये अलग से नोट कर लीजिएगा, शील्डिंग या स्क्रीनिंग। व्हाट इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि पूरे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हर जगह पर काम आएगा। तो इसको हम पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट का एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया। सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड में 8, थर्ड में 1, ये हुआ। अब देखिए, ये मैंने सोडियम का न्यूक्लियस बनाया जिसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना न्यूक्लियर का चार्ज है, 11 न्यूक्लियर का चार्ज है। ये इसकी फर्स्ट शेल, ये इसकी सेकंड शेल और ये इसकी थर्ड शेल, ठीक है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 1, थर्ड में 1। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और थर्ड में 1। ये है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। अभी हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या होगा देखिए ज़रा। इसके न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है, +11 का चार्ज है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। न्यूक्लियस से +11 का चार्ज बाहर रीच करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। फर्स्ट शेल तक तो इसका चार्ज फुल जाएगा, क्योंकि कोई रोकने वाला ही नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस का जो +11 चार्ज था वो फर्स्ट शेल तक कंप्लीट गया।
अब जितना वो फर्स्ट शेल पर जा रहा है क्या उतना ही न्यूक्लियर चार्ज सेकंड शेल पर भी जाएगा? सोचिए जरा, फर्स्ट शेल पर तो न्यूक्लियर का चार्ज मैक्सिमम अमाउंट में जाएगा, क्या उतना ही न्यूक्लियर चार्ज जितना फर्स्ट पर गया क्या वो सेकंड पर भी उतना ही जाएगा? नहीं, सेकंड पर उससे कम जाएगा। कम क्यों जाएगा? देखो, फर्स्ट शेल के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये कुछ न्यूक्लियर के चार्ज को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, रोक लेंगे। ठीक है, तो जितना फर्स्ट शेल तक जा रहा था, फर्स्ट शेल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियर के चार्ज को कुछ रोकेंगे, तो सेकंड शेल तक न्यूक्लियर का चार्ज कुछ कम जाएगा फर्स्ट शेल के कंपेरेटिव। ठीक है, अब जितना ये सेकंड शेल पर जा रहा है क्या थर्ड शेल पर भी उतना ही जाएगा? नहीं, थर्ड शेल पर उससे भी कम जाएगा, क्योंकि अब सेकंड शेल के जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चार्ज को रोकेंगे। यानी न्यूक्लियस का जो चार्ज +11 था वो फर्स्ट शेल पर सबसे ज़्यादा जाएगा, सेकंड पर कम जाएगा, थर्ड पर और कम जाएगा। यानी थर्ड शेल जो इसके आउटर शेल है वहाँ तक जो न्यूक्लियर का चार्ज है उसकी वैल्यू बहुत कम जाएगी। एक जरा इसके अंदर बात डिस्कस करते हैं कि ये जो न्यूक्लियर का चार्ज जो इसकी थर्ड शेल आउटर शेल तक रीच कर रहा है, इसकी वैल्यू न्यूक्लियस के चार्ज के कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। यहाँ +11 और यहाँ तो बहुत ही कम रीच आउट कर रहा है। आउटर शेल तक पहुँचते पहुँचते न्यूक्लियर के चार्ज की वैल्यू कम क्यों हुई? वो कम क्यों हो गया इतना? सिंपल सी बात है, पहली शेल के इलेक्ट्रॉन ने कुछ चार्ज को रोक लिया, फिर दूसरी शेल के इलेक्ट्रॉन ने चार्ज को कुछ रोक लिया, फिर बचा वो जो चार्ज है वो थर्ड शेल तक रीच किया। तो इनर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को रोक लेते हैं आउटर शेल तक जाने से। इसी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, इनके इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के चार्ज को रोकने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी ये चार्ज को स्क्रीन कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसी प्रोटेक्शन को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट? It is the tendency of किसकी टेंडेंसी है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी। ठीक है, आउटर में कितने भी हो चाहे 4 हो 5 हो, 5 शेल है तो 4 शेल के इलेक्ट्रॉन सारे मिलकर रोक लेंगे, 10 शेल है तो 9 शेल के इलेक्ट्रॉन रोक लेंगे। यानी हमने आउटर शेल तक देखना चार्ज कितना जा रहा है। ठीक है, वो कम जाएगा। It is the tendency of inner shell electron to protect, वो किसको प्रोटेक्ट करेंगे? टू प्रोटेक्ट न्यूक्लियर चार्ज, कि वो न्यूक्लियर के चार्ज को प्रोटेक्ट कर लेंगे कहाँ तक जाने से? टू रीच अप टू आउटर शेल, टू रीच अप टू आउटर शेल, आउटर शेल तक जाने से। ठीक है, इसमें मैं एक और थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जो न्यूक्लियस पर चार्ज है वो तो उनका न्यूक्लियर चार्ज है, पर आउटर शेल तक जो चार्ज की वैल्यू पहुँचती है, अब ये आउटर शेल तक चार्ज पहुँच रहा है ना, ये जो चार्ज पहुँच रहा है, ये चार्ज ये आउटर शेल तक पहुँच रहा है ना, न्यूक्लियस का जो चार्ज आउटर शेल तक रीच करता है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये भी एक अलग से डेफिनेशन बना लीजिए। न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग फैक्ट की हमने डेफिनेशन बताई। अब इसके अंदर एक और डेफिनेशन नोट कर लीजिए, काम आएगा साइड वाइज। एक होगा न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस पर चार्ज है, और एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक न्यूक्लियर चार्ज और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZeF, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस के चार्ज की यहाँ +11 था, पर वो +11 तो आउटर शेल तक नहीं पहुँचा ना, जितना ही पहुँचा 3, 3.5, 4, 4.5, जितना भी आउटर शेल तक जाएगा वही चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का वो चार्ज विच रीच अप टू आउटर शेल आर कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का जो चार्ज आउटर शेल तक रीच करेगा उसे हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब पॉइंट वापस आते हैं शील्डिंग फैक्ट पर, क्योंकि इसी को हमने साइज से रिलेट करना है। शील्डिंग फैक्ट हमने बताया कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को रोक लेंगे आउटर शेल तक जाने से। अब इसका ऑर्डर देखते हो, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका ऑर्डर देखते हैं हम कैसे। हम देखेंगे ऑर्बिटल वाइज। ठीक है, देखिए
फर्स्ट शेल से हमारे पास s ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट शेल से s ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड शेल से p स्टार्ट होगा और थर्ड से d होगा, 1s होगा, 1p नहीं होता, 2s 2p होगा, थर्ड शेल से d स्टार्ट होगा और फोर्थ शेल से f स्टार्ट होगा। ठीक है, s ऑर्बिटल पहली शेल में आ जाएगा, p दूसरी में आएगा, d थर्ड में आएगा और f फोर्थ के अंदर आएगा। ठीक है, अब इनके हम न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने की पावर को देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा वही क्या करेगा, न्यूक्लियस के चार्ज को सबसे ज़्यादा रोकेगा, क्योंकि वो क्लोज है, उसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक क्लोज सर्कल के अंदर रिवॉल्व करे तो न्यूक्लियस के चार्ज को ज़्यादा रोकेंगे। सेकंड शेल का थोड़ा साइज बढ़ जाएगा तो ये कम रोकेगा, थर्ड का और बढ़ जाएगा तो ये और कम रोकेगा, फोर्थ का और बढ़ जाएगा साइज तो ये और कम रोकेगा। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नज़दीक होंगे वो न्यूक्लियस के चार्ज को ज़्यादा रोकेंगे, एस ज़्यादा रोकेगा, पी कम, डी बिल्कुल कम और एफ सबसे कम। तो इनका ऑर्डर किस टाइप से चलेगा, एस सबसे ज़्यादा रोकेगा, पी कम रोकेगा, डी उससे भी कम और एफ सबसे कम। ठीक है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एफ का एस का वेरी हाई शील्डिंग इफेक्ट, इसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पी का क्या है, एवरेज शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि थोड़ा दूर हो गया, एस बिल्कुल ही नज़दीक है, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के चार्ज को बहुत ज़्यादा रोकेंगे। पी सेकंड में आएगा तो थोड़ा साइज बड़ा होगा तो ये थोड़ा कम रोकेगा तो एवरेज होगा। डी तो थर्ड शेल से मिलेगा, उसका साइज तो और भी ज़्यादा है तो ये न्यूक्लियर के चार्ज को बहुत ही कम रोकेगा। तो हम कहेंगे इट हैज़ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसका शील्डिंग इफेक्ट पूर, और एफ का साइज तो और भी ज़्यादा बड़ा है, ये तो न्यूक्लियस के चार्ज को बिल्कुल ही कम रोकेगा, तो वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये ऑर्डर ध्यान रखना बहुत यूजफुल है, एस का सबसे ज़्यादा, पी का एवरेज, डी का पुअर और एफ का वेरी पुअर। ये चीज़ स्पेशल ध्यान रखनी है कि डी और एफ हैज़ वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अलग से एक बात हम नोट कर देते हैं, डी एंड एफ हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है। ये हमने एक स्पेशल बात अलग से ही नोट करके रख दी, ये बाद में हमारे काम आएगी। ठीक है, चलिए ये हमने ऑर्डर बताया। अब एक लास्ट इसके अंदर हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम इस साइज वाले कॉन्सेप्ट पर आएंगे। ठीक है, देखिए मैंने एक पॉइंट कहा, कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, मैंने कहा अगर शील्डिंग इफेक्ट हाई है, ठीक है, देन साइज विल बी स्मॉल या लार्ज। एक नोट की फॉर्म में लिख लीजिए, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं, एक स्पेशल नोट कि अगर शील्डिंग इफेक्ट हाई है तो साइज पर उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइज स्मॉल होगा या लार्ज, इनमें से हमने फिल इन द ब्लैंक्स करना। देखिए अगर हमने एक एटम के अंदर देख रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो उस एटम का साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, देखते हैं। ठीक है, देखिए शील्डिंग इफेक्ट हाई है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब न्यूक्लियर के चार्ज का इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से रुकना, अंदर न्यूक्लियर का चार्ज रुक रहा है, शील्डिंग इफेक्ट हाई है, यानी न्यूक्लियर का चार्ज अंदर ज़्यादा रुक रहा है तो फिर वो आउटर शेल तक कम जाएगा, आउटर शेल तक अगर कम जाएगा तो फिर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को वो कम अट्रैक्ट करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा तो उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। समझे बात है? ठीक है, दोबारा देखिए इस पॉइंट से, मैंने कहा कि ये अंदर वाली कुछ शेल है और ये हमने एक आउटर शेल लिया और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हमने साइज काउंट करना है। अब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि इस अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे और इन्होंने न्यूक्लियर के चार्ज को मोस्टली अंदर ही रोक लिया, तभी तो हम ये कहेंगे ना इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस न्यूक्लियस के चार्ज को रोक लिया अंदर ही, अगर न्यूक्लियस के चार्ज को अंदर ही रोक लिया तो फिर शील्डिंग इफेक्ट हाई होगा। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस का चार्ज अंदर रुक गया तो फिर ये आउटर शेल तक कम जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा तो साइज इसका क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये चीज, शील्डिंग इफेक्ट हो अगर हाई होगा देन साइज विल बी लार्ज। ठीक है, उल्टा करके देखते हैं, ये चीज़ स्पेशल नोट करो, वीवीआईपी चीज़ है। ठीक है, ये नोट होगी, शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो साइज भी क्या है, ज़्यादा है। फिर दूसरा हम नोट देते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा,
अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तब साइज क्या होगा, लार्ज या स्मॉल, वो देखते हैं। अब इसको भी प्रूव करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट पुअर, मान लीजिए हमने कहा कि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब न्यूक्लियस के चार्ज का इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से रुकना, और वो पुअर है। तो इसका मतलब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियर का चार्ज कम रुक रहा है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ कम रुकेगा तो फिर वो आउटर शेल तक क्या करेगा, ज़्यादा रीच करेगा। अंदर तो कम रुका है नहीं, तो आउटर शेल तक ज़्यादा रीच करेगा। ज़्यादा रीच करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वो साइज को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, यानी शील्डिंग फैक्ट अगर पुअर है तो साइज क्या होगा उसका, स्मॉल। ये 2 पॉइंट वीवीआईपी पॉइंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, पर इसको भी हम और ज़्यादा सिंपल बना देते हैं ताकि इतनी बड़ी हमें लैंग्वेज ना ध्यान रखनी पड़े। आप एक छोटी सी बात को ध्यान रख लेना, ये बहुत काम आएगी बात। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, बस इससे ही हमारा काम हो जाएगा। अब इनकी भी जरूरत है, देखो प्रूव करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा तो साइज ज़्यादा, तो डायरेक्ट हो गया ना। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा तो साइज ज़्यादा, शील्डिंग इफेक्ट कम तो साइज भी कम, शील्डिंग इफेक्ट कम तो साइज भी कम, यानी साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही यूजफुल है, बस आपने इसी पॉइंट को ध्यान रख लेना है। अब हम करते हैं अपना मेन टॉपिक, जिसमें हमने ये बताया था, पर पहले इसको एक बार दोबारा लिख ले। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, ये भी साइड में नोट करके रख लेते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक साइज डिक्रीज, देखो इन डी ब्लॉक एलिमेंट, इन डी ब्लॉक एलिमेंट साइज डिक्रीजेस अप टू मिडल, मिडल तक साइज डिक्रीज होगा। पहला पॉइंट, इसके अंदर 3 बातें लिखनी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में साइज डिक्रीजेज अप टू मिडल, ये लगभग मिडल तक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है ये हम कर देंगे। ठीक है, पहले इस बात का रीजन देंगे, फिर ये बताएंगे कि ये सिमिलर क्यों है, फिर ये बताएंगे कि ये इंक्रीज क्यों है। ठीक है, देखिए अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 18, ये होगी। ठीक है, इसके बाद 4s2 20 हो गए। स्कैंडियम में कितना आ जाएगा, स्कैंडियम में आ जाएगा 3d1, सिर्फ 3d1 यही हो जाएगी ना स्कैंडियम की। देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन तो सबके आगे लगेगी। स्कैंडियम की 21 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18 4s2 3d1, इसमें क्या हो जाएगा 3d2, वेनेडियम में 3d3, क्रोमियम की स्पेशल है हाफ फील्ड फुल फील्ड, यहाँ 4s1 3d5 हो जाएगा। यहाँ भी 4s2 3d5 करके देख लीजिएगा, यही आ जाएगी। ये 3d6, ये 3d7, ये 3d8, कॉपर में 3d10 और जिंक में भी क्या हो जाएगा 4s2 3d10। इस टाइप से इनकी कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगी। अब यहाँ जो हमने एक चीज़ देखनी है, इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में मिडल तक साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है। देखो मिडल तक क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, इनका जो एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या होगा, इन पर न्यूक्लियर चार्ज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इनका कितना है, प्लस में इंक्रीज हो रहा है। मिडल तक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, +21 +20 +21 +22 +23। जैसे जैसे ये न्यूक्लियस का +21 चार्ज है, ठीक है, ये कुछ साइज होगा। अंदर अगर +22 हो जाए तो ये क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज को कम कर देगा। 23 और अंदर ज़्यादा अट्रैक्ट करे साइज को और कम कर देगा, 24 और कम कर देगा, 25 और कम कर देगा, इस टाइप से होगा। तो जैसे जैसे ये न्यूक्लियस का चार्ज 21 से 22, 22 से 23 होता जाएगा तो साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो मिडल तक हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, एक तो ये बात बतानी है इसके अंदर कि यहाँ तक न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है, साइज डिक्रीज हो रही है। इसके अंदर
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है वो क्या करेगा, साइज को डिक्रीज करेगा। अब एक और शील्डिंग फैक्टर का पॉइंट भी लगाते हैं। देखिए ये 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D5, ये मिडल तक लगभग डी में इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन कम है, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर डी में मिडल तक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। एक तो डी का शील्डिंग इफेक्ट वैसे ही पुअर है, यानी डी ऑर्बिटल का साइज बड़ा होने के कारण वो न्यूक्लियस के चार्ज को नहीं रोकता, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा तो फिर वो न्यूक्लियस के चार्ज को और भी नहीं रोकेगा। दोबारा देखिए, डी का शील्डिंग फैक्ट पुअर है, यानी न्यूक्लियर के चार्ज को कम रोकता है। शील्डिंग फैक्ट उसका वैसे ही पुअर है, और उसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा तो वो और भी पुअर होगा। तो अगर शील्डिंग फैक्ट पुअर है, शील्डिंग फैक्ट कम है, तो फिर वो भी क्या कर देगा, साइज को कम कर देगा। ठीक है, मिडल तक पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, और शील्डिंग फैक्ट कम है तो वो भी साइज को क्या करेगा, कम करेगा। शील्डिंग फैक्ट अगर पुअर है, शील्डिंग फैक्ट कम है, तो वो भी साइज को क्या करेगा, कम करेगा। तो दोनों बातें साइज को डिक्रीज करती है, तो यही पॉइंट हम लिख देंगे। इन डी ब्लॉक एलिमेंट साइज डिक्रीजेज अप टू मिडल एज अप टू मिडल, ये इसका रीजन है, अप टू मिडल न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, मिडल तक न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज हो रहा था, वो साइज को डिक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विच डिक्रीजेज साइज आल्सो ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, shielding effect is also low, शील्डिंग फैक्टर भी कम है। शील्डिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो वो भी साइज को कम कर देगा। ठीक है, विच आल्सो डिक्रीजेज साइज, हैंस, तो इन दोनों बातों से न्यूक्लियर चार्ज ने भी साइज को डिक्रीज किया, शील्डिंग फैक्टर ने भी साइज को डिक्रीज किया, तो ओवरऑल डिक्रीज, हैंस साइज डिक्रीजेज अप टू मिडल। पॉइंट क्लियर हुआ। मिडल तक साइज डिक्रीज क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है, वो साइज को डिक्रीज करेगा। डी में इलेक्ट्रॉन कम है, शील्डिंग फैक्ट कम है, शील्डिंग फैक्ट कम है, तो फिर साइज भी क्या होगा, कम होगा। तो दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, इनके साइज को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो था मिडल तक का पॉइंट। अब हम पॉइंट देते हैं बी पॉइंट, मिडल तक डिक्रीज, आफ्टर मिडल, मिडल के बाद क्या है, लगभग सेंटर के बाद क्या है, मिडल के बाद इनका साइज सिमिलर रहता है। ठीक है, बी पॉइंट, आफ्टर मिडल साइज रिमेन सिमिलर, सेम नहीं कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, ऑलमोस्ट सेम होगा। अब वो किस लिए, उसका भी पॉइंट देख लेते हैं। देखो यहां से देखने, मैंगनीज से कॉपर तक देखते हैं, मिडल के बाद भी तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, प्लस 25 6 7 न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाली बात तो यहाँ लगी रही है, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज घटेगा। न्यूक्लियस का चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा, साइज को कम करता जाएगा। तो मिडल के बाद भी तो न्यूक्लियस का चार्ज प्लस 25 6 7 8 9 बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट और लेते हैं। अब एक चीज जो हमने ध्यान रखनी है कि अब डी में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी काफी बढ़ चुकी है, 5 6 7 8 10 7 8 10 तक, यानी न्यूक्लियर का डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, 7 8 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए। देखो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को रोक लेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो न्यूक्लियस के चार्ज को ज़्यादा रोकेंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। न्यूक्लियस के चार्ज का रुकना शील्डिंग इफेक्ट है। अब डी में इलेक्ट्रॉन 6 7 8 10 आ गए, इतने सारे इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ गए, तो वो न्यूक्लियस के चार्ज को रोक लेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसमें शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर शील्डिंग फैक्ट ज़्यादा है तो फिर वो साइज को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। शील्डिंग फैक्ट ज़्यादा तो साइज ज़्यादा, तो ये क्या करेगा,
साइज को इंक्रीज करेगा। देखो इन दो पॉइंट पर ही न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग फैक्टर पर इनका साइज डिपेंडेंट है। अब इधर हुआ क्या, मिडल के बाद न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ा जिसने साइज घटा दिया, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा साइज घटा दिया, पर मिडल के बाद डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए 7 8 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो वो न्यूक्लियस के चार्ज को रोकेंगे तो शील्डिंग फैक्टर बढ़ जाएगा, शील्डिंग फैक्टर बढ़ गया तो साइज बढ़ गया। एक साइज को घटा रहा है एक साइज को बढ़ा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे, क्योंकि एक साइज को इंक्रीज कर रहा है एक साइज को डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है, तो साइज क्या रहेगा, लगभग उतना ही रहेगा, सिमिलर रहेगा। ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है कि आफ्टर मिडल साइज सिमिलर क्यों है, किस में लिखेंगे आफ्टर मिडल, ये इसका रीजन है। आफ्टर मिडल ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज साइज डिक्रीजेज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा साइज डिक्रीज हुआ, बट ड्यू टू increase in number of electron in d orbital, shielding effect also increase। डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो वो न्यूक्लियर के चार्ज को रोक लेंगे, रुकना ही शील्डिंग फैक्टर, तो शील्डिंग फैक्टर बढ़ गया, शील्डिंग फैक्टर इंक्रीज। अगर शील्डिंग इफेक्ट हाई हुआ, शील्डिंग फैक्टर ज़्यादा हो तो फिर साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, विच इंक्रीजेज साइज, विच इंक्रीजेज साइज। अब दो पॉइंट काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर का चार्ज साइज घटा रहा है, शील्डिंग फैक्टर साइज बढ़ा रहा है, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। दीज टू फैक्टर्स काउंटर बैलेंस, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, काउंटर बैलेंस each other, hence size remain almost similar, so size remain similar। ठीक है, बात ध्यान में आई है। इधर तक तो सिर्फ न्यूक्लियर का इफेक्ट ज़्यादा था, शील्डिंग का नहीं था, इधर दोनों का इफेक्ट ज़्यादा, बैलेंस कर देंगे। एंड पे क्या हुआ है, एंड पे हमने कहा साइज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अच्छी तरह से इनके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि यही हमने आंसर के रूप में पुटअप करना है। थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखना है कि आफ्टर मिडल, सॉरी नॉट आफ्टर मिडल, एट एंड साइज गेट इंक्रीज। एंड पे साइज बढ़ जाता है। देखो एंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो फुल्ली फिल्ड है। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या, आर्गन 18 4s2 3d10, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 फुल फिल्ड, 4s2 फुल फिल्ड और 3d में 10 फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या होगा, ये जो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्स्ट्रा स्टेबल होंगी। ठीक है, मैंने कहा ये जो D में 4s2 और 3d10 ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, 4 शेल का एस ऑर्बिटल, 3rd शेल का डी ऑर्बिटल, ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। अब एक्स्ट्रा स्टेबल कब होगा, जब इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम होगी, तभी स्टेबल कहेंगे ना। रिपल्शन कम कब हो सकती है, जब ये एक दूसरे के क्लोज आए या दूर जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो रिपेल ज़्यादा करेंगे, अगर ये दूर जाएंगे तो इनमें रिपल्शन कम होगी और ये स्टेबल होंगे। तो इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कि ये दोनों फुल फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल होने के लिए इनको एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होने पड़ेंगे, तो ये साइज को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। दूसरी एक और बात, ये भी फुल फिल्ड है, ये भी फुल फिल्ड है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इनमें भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ये अपनी रिपल्शन को कम करने के लिए भी क्या कर लेते हैं, साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनका एंड पे साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड वाला तो बिल्कुल सिंपल है,
फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, स्टेबिलिटी तब आएगी जब रिपल्शन कम होगी, और रिपल्शन कम कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें लगे एट एंड ड्यू टू फुलफिल्ड, बाकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, एट एंड ड्यू टू फुलफिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन and repulsions between electrons, ठीक है, साइज गेट इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमने इनके 3 पॉइंट डिस्कस किए, दोबारा चेक कर लेते हैं। मिडल तक डिक्रीज, उसके बाद सिमिलर और एंड पे इंक्रीज। ठीक है, बस ये जो चीज़ था हमने वो ध्यान रखना है कि शील्डिंग फैक्टर और साइज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डी और एफ का शील्डिंग फैक्टर क्या है, ओवर है। ये हमने साइज का कॉन्सेप्ट बताया। देखिए, ये जो साइज की डिस्कशन थी, ये डिस्कशन थी एक पीरियड के अंदर, लेफ्ट से राइट सीरीज के अंदर, जैसे 3D सीरीज मानो चाहे 4D, इस टाइप से। ठीक है, ये हमने साइज इस टाइप से डिस्कस किया। अब हम जैसे ये टाइटेनियम है, इसके नीचे हमने यहाँ ये जिरकोनियम और ये होफनियम रखा। ठीक है, हमने मान लो डाउनवर्ड मूव करते हैं, ये 3D सीरीज का एक एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का एक एलिमेंट आ गया, और ये 5D सीरीज का एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, देखो टाइटेनियम से जिरकोनियम पर जैसे ही हम मूव करेंगे तो ये साइज इंक्रीज हो जाता है। अब ये तो एक कॉमन बात है कि इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 3D शेल है, इसमें 4D शेल है, शेल इंक्रीज हुई, शेल इंक्रीज हो गए तो साइज इंक्रीज हो जाएगा, कॉमन सी बात है। यानी डाउन द ग्रुप जब मूव करेंगे टाइटेनियम से, जब हम जिरकोनियम पर आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, पर जिरकोनियम से जैसे ही होफनियम पर गए तो हम क्या देखते हैं, इन दोनों का जो साइज है वो क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये सिमिलर है, इधर इंक्रीज हो गया और उधर सिमिलर है। ठीक है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन बन जाएगा कि 3D से 4D पर मूव किया तो साइज इंक्रीज, 4D से 5D पर मूव करेंगे तो साइज सिमिलर। ठीक है, किसमें लगे on moving from 3D to 4D सीरीज, 3D से 4D सीरीज पर जब हम मूव करेंगे साइज गेट इंक्रीज, साइज इंक्रीज हो जाएगा। 3D से 4D पर मूव किया, साइज इंक्रीज हो क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ गई। ठीक है, इसके थर्ड शेल में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, इसके फोर्थ शेल में शेल बढ़ेगी तो साइज बढ़ जाएगा। साइज गेट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, जिसमें शेल ज़्यादा होंगी उसका साइज बड़ा हुआ। ठीक है, ये तो 3D 4D का क्लियर किया। बट ऑन मूविंग फ्रॉम 4D टू 5D सीरीज, अगला पॉइंट लिखना है ये नोट करके, बट ऑन मूविंग फ्रॉम 4D टू 5D सीरीज, साइज रिमेन सिमिलर। अब देखो यहाँ हम ये जो बात है ना कि 4D और 5D का साइज सिमिलर क्यों है, इसके लिए सिर्फ एक शब्द यूज करेंगे, इट इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनाइड, पहले हम इसका रीजन लिख देते, साइज रिमेन सिमिलर, इट इज ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, इट इज ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं लेंथेनोइड और एक्टेनोइड। देखिए ये जो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है, ये हम जब एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे तो उसकी पहली सीरीज लेंथेनोइड को डिस्कस करेंगे, और उसका एक मेन टॉपिक है व्हाट इज लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम वहाँ डिस्कस करेंगे
क्योंकि ये एक एफ ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, हमें एफ ब्लॉक की सारी कॉन्फ़िगरेशन सारी डिटेल मालूम होना चाहिए, और ये हमारा डी ब्लॉक चल रहा है। इसका आंसर यहीं से ही सेटिस्फाई हो जाएगा, इट इज़ ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बस हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर रह जाएगा कि ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या। इस क्वेश्चन मार्क को हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे किस टॉपिक के अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ही। ठीक है, अभी तो सिर्फ इतना ही काम 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि 3D से 4D पर इंक्रीज, 4D और 5D का सिमिलर क्यों है, इट इज़ ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ये चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने अभी बताया ना कि 4D और 5D का साइज सिमिलर है, किसके कारण, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो जब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो उसकी एप्लीकेशन के अंदर भी ये पॉइंट आएगा कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या होगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4D और 5D का साइज सिमिलर हो जाता है। पूरी डिटेल करेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, पर किस में डिस्कस करेंगे, लेंथेनोड के अंदर ही, जो एक एफ ब्लॉक की पहली सीरीज है। अभी डी ब्लॉक चल रहा है, जैसे ही हम एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे पहली सीरीज उसकी लेंथेनाइड है, दूसरी एक्टिनोइड है, तो हम लेंथेनाइड में ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज, साइज या रेडियाई। दूसरी हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। इट इज मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, देखिए जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो मोस्टली मेटालिक है। ठीक है, मोस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट शो मेटालिक कैरेक्टर, वो मोस्टली मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, लाइक दे आर हार्ड, वो जनरली क्या है, हार्ड है। ठीक है, जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर बाकी सारे सॉलिड हैं। जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टी है, मेलिएबल, डक्टाइल, मेलिएबल, डक्टाइल। ठीक है, मेलिएबल में इनकी शीट्स बन सकती हैं और डक्टाइल में इनकी वायर बन सकती है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। तो जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज है ये शो करते हैं। ठीक है, अब रीज़न क्या है कि वो मेटालिक कैरेक्टर क्यों शो कर रहे हैं, अब हम इसका रीज़न लेते हैं, वाई दे शो मेटालिक कैरेक्टर। देखिए मेटल की अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन बनाए ना, तो वो ये है, मेटल आर दोज एलिमेंट विच हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अब इन सभी की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। इन सभी की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो एनर्जी, इनके साइज बड़ा होने के कारण वो बहुत ही कम है, यानी थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो फिर वो क्या शो करेंगे, मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे। तो रीज़न क्या हुआ, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाली जो एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो इनके साइज बड़े होने के कारण काफ़ी कम है, इसलिए सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। रीज़न में क्या लिखेंगे, इट इज ड्यू टू, या इट इज की जगह सीधा ही लिख लेंगे, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, of D block, they can lose electron easily and act and show metallic character. D block, they lose electron easily and show metallic character। ठीक है, देखिए ये था इनका मेटालिक कैरेक्टर। जो नेक्स्ट इनकी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल, इजी और
इम्पोर्टेंट। यहाँ हमारे पास स्कैंडियम भी है, इसका साइज बड़ा है, +21, और ये कॉन्फ़िगरेशन में 3D1। ठीक है, इस टाइप से है। नेक्स्ट जो इनकी हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हमने एक टॉपिक भी डिस्कस करना है कि वाई मैंगनीज शो डिप इन मेल्टिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन हमने जब स्टार्टिंग के बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया था ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए, किसी भी मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसके मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, यानी उनके बीच में कितना पावरफुल मेटालिक बॉन्ड है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा उतना ही उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, पर उससे पहले हम एक मेटालिक बॉन्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि ये पॉइंट हमारे लिए और ईजीली समझ में आ जाए कि मेटालिक बॉन्ड हम किसे डिस्कस करते हैं। देखिए, एक मेटल के एटम के ना हम दो पार्ट बताते हैं। एक मेटल के एटम के हम दो पार्ट बताएंगे। एक तो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा जो भी पार्ट बचेगा दैट इज कॉल्ड कर्नल। इसके अंदर न्यूक्लियस और इनर शेल होंगी सारी। ठीक है, जैसे सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, ये न्यूक्लियस पर +11, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, और ये हमने बनाई रेड कलर में थर्ड शेल। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये है सोडियम। सोडियम एक मेटल है। देखिए, अब इसका ये जो रेड कलर में शो किया हुआ है, ये वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो पार्ट है, ये तो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा जो भी चीज़ बचेगी, कौन सी चीज़ बची है? न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड। अब ये जो सारी चीज़ बची हुई है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव वाली सिचुएशन को, जिसके अंदर न्यूक्लियस है और इनर शेल है, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्नल। दिस इज कॉल्ड कर्नल। एक मेटल के एटम में आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर इनर जो भी चीज़ बचती है वो क्या कहलाती है? कर्नल कहलाती है। कर्नल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ठीक है, अब मेटालिक बॉन्ड क्या है? देखिए, ये एक मेटल एटम की कर्नल, ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे मेटल एटम की कर्नल, और ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए, ये जो कर्नल है ये इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट करेगी। अगर इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ये एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये कर्नल इसके एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक को अट्रैक्ट करेगी। तो एक की कर्नल और दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन होगी, एक ही कर्नल दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन होगी, उसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे? जो अनपेड होंगे। ये भी बात ध्यान रखेंगे हमने। ये कर्नल क्या करेगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो इसे भी अट्रैक्ट कर लेगा, ये भी अनपेड है तो फिर इसे भी अट्रैक्ट कर लेगा, तो अट्रैक्शन और बढ़ेगी। यहाँ भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इसे अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी, तो इनमें मेटालिक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट लिख देते हैं। मेटालिक बॉन्ड किस पर डिपेंड करेगा? मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करेगा, पहले मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन, व्हाट इज द मेटालिक बॉन्ड? इट इज द अट्रैक्शन, ये साइड पे नोट कर लेना, अभी इसका पार्ट नहीं है। इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एटम्स। ठीक है, पर कर्नल एक एटम की होनी चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होना चाहिए। ठीक है, उनमें जो अट्रैक्शन होगी। फिर इसमें भी एक और बात, ये जो इनका मेटालिक बॉन्ड है वो किस पर डिपेंड करेगा? इस मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि ये कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जितने इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने ही एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं, इनका ये जो मेटालिक बॉन्ड है डिपेंड करेगा उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होंगे,
मतलब अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो ये इन 2 को अट्रैक्ट करेगा, तो इनके कारण ही मेटालिक बॉन्ड बनेगा। 3 अनपेड होंगे तो ये इसको भी अट्रैक्ट कर लेगा और हो जाएगा। 4 अनपेड होंगे तो इसको और अट्रैक्ट कर लेगा, तो और ज़्यादा इनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मेटल एटम का जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, उसके मेटालिक बॉन्ड की जो पावर है, वो किस पर डिपेंड करेगी कि उसके आउटर शेल में डी ऑर्बिटल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसे में लिख लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ metallic bond depend upon number of unpaired electron in outer shell। आउटर शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। ठीक है, ये सारी पॉइंट डिस्कस कर लिया है। अब हम आएंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, यानी यहाँ से हमें सिर्फ एक ही बात क्लियर हुई। थोड़ा मैं उसको पहले शॉर्टकट में दोबारा कर देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेटालिक बॉन्ड पर। अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रोंग है तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। और मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में उतने मेटालिक बॉन्ड स्ट्रोंग और उतना ही उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे, इसमें लिख देंगे इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल या इन डी ब्लॉक एलिमेंट melting point and boiling point depend upon strength of metallic bond। उसी बात को लिख रहे हूँ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। अब इस चीज को हम चेक करते हैं। देखो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये चीज नोट कर ले। ठीक है, अब हम इन सब की कॉन्फ़िगरेशन भी साथ लिखते हैं ताकि बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखो स्कैंडियम 21 है, आर्गन 18 तक तो सभी की कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। ठीक है, 21 की कैसे आ जाएगी, आर्गन 18 4s2 3d1, ये स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, यहाँ से हम हटा देते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि अब हम इसमें 4s ये सारा कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। मेटालिक बॉन्ड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो मेटालिक बॉन्ड घटेगा। ये स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, ये कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम की 4s2 3d2, वेनेडियम की 4s2 3d3, क्रोमियम की स्पेशल है 4s1 3d5, मैंगनीज की 4s2 3d5, आयरन की 4s2 3d6, 4s2 3d7, निकिल 4s2 3d8, कॉपर स्पेशल है 4s1 3d10, जिंक 4s2 3d10, ये होगी। ठीक है, ये सभी की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 तक तो सेम है, उसके बाद ऐसे चलेगी। अब यहाँ मैंने लिया नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसको हम n से डिनोट करें। देखो 4s2 3d1 ये एक इलेक्ट्रॉन है, d के 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी के 5 ऑर्बिटल, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी अनपेड है, 3 है तो भी अनपेड है और 5 है तो भी वो अनपेड है।
ठीक है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? स्कैंडियम में ये फुलफिल्ड, ये फुलफिल्ड, 3d1 है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें, d2 में दोनों अनपेड, ये 3 अनपेड, यहाँ भी ये 5 5 और 1 6, टोटल इसके अंदर 6 है, पर डी वाले कितने हैं? 5 है, एक एस वाले है। ठीक है, इसमें अनपेड कितने हुए? 5 हुए, इसके अंदर अनपेड। अब 4s2 3d6, ये तो पेड है। d6 में कैसा आएगा? 1 2 3 4 5 6, तो अनपेड कितने रह गए? 1 2 3 4, इसके अंदर 4 रह गए। d7 में एक और बढ़ जाएगा तो कितने रह जाएंगे? 3, इसमें 3, 4s2 3d8, ये 8 आ गया, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। 4s1 3d10, ये फुल फिल्ड है तो एक ही रह गया, 4s2 3d10, तो ये तो बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले इंक्रीज हो रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। और मेल्टिंग पॉइंट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज होगा और फिर इनका डिक्रीज होगा। तो इस टाइप से हम ये कह सकते हैं, इसमें लिखेंगे सिंस इन डी ब्लॉक number of unpaired electron increases up to chromium, क्रोमियम तक बढ़ रहा है ना, 6 आ गए इसमें। सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज अप टू क्रोमियम, सो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू क्रोमियम, क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका डिक्रीज होगा। ठीक है, increase up to melting point, increase up to chromium, and after that number of unpaired electron decreases। सो देखिए, जो बात मेल्टिंग पॉइंट के लिए वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी है। सो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज आफ्टर क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सिंपल हुई। इनमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, सबसे वीक मेटालिक बॉन्ड किसका होगा? जिंक के केस में होगा, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जिंक क्या है? कंपेरेटिवली एक सॉफ्ट मेटल है, क्योंकि उसके अंदर जो उनके एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड बिल्कुल ही वीक है, वीक होने के कारण वो आसानी से बेंड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो वो एक बिल्कुल ही सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इसके अंदर ये पॉइंट हम थोड़ा सा दोबारा समझते हैं। मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? मेटालिक बॉन्डिंग पर, कितनी स्ट्रॉन्ग है वो, और वो किस पर डिपेंड करेगी? अनपेड इलेक्ट्रॉन पर। अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है 2 है, मिडल तक इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद डिक्रीज हो, तो फिर यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होगा? इंक्रीज होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा रिमाइंड करें तो एक क्वेश्चन बनाया था, व्हाई मैंगनीज शो डिप इन मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्टिंग पॉइंट में डिप क्यों शो करता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा इनका ग्राफ बनाते हैं, ताकि ये बात हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा चलो देखो, ये हम यहाँ ले रहे हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ हमने ले लिया इनका एटॉमिक नंबर। ठीक है, 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30, ये है 21 22 23 के लिए, 24 25 के लिए, 6 7 8 9, और ये 30 जिंक के लिए। यहाँ हमने क्या ले लिया? इनका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, 21 एटॉमिक नंबर है स्कैंडियम का, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हम अनपेड इलेक्ट्रॉन लेते हैं 1 2 3, चलो इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, रैंडमली बना लेते हैं। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ मार्क कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। 22 टाइटेनियम का, इसमें 2 अनपेड है तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने यहाँ मार्क कर दिया, या मार्क कर लो ये। ठीक है, 23 वाले में कितने हैं?
23 वाले में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो और भी ज़्यादा होगा। पर 24 वाले में तो डायरेक्ट 6 हो गए, तो फिर इसमें तो एक बहुत बड़ा जंप लगा। 24 वाले में तो क्या एक बहुत बड़ा जंप लग गया नहीं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है नहीं। ये था हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम में एकदम जंप लगा, क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका कुछ होगा, 2 वाले का ज़्यादा होगा, 3 वाले का और ज़्यादा, पर 6 वाले का तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। ग्राफ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। अब क्रोमियम के बाद मैग्नीज में 5 है। अभी देखिए मैग्नीज में 5 है, तो फिर मैग्नीज का यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, अभी इसको फाइनल नहीं करना आपने। ठीक है, ध्यान देखिए 26 आयरन में क्या है 4 है, ये 26 आयरन में 4 है, कम हो गया ना। इसमें 6 है तो ज़्यादा है, 5 वाले का थोड़ा कम हो जाएगा, 4 वाले का और भी कम हो जाएगा। आयरन के बाद कोबाल्ट में 3, निकल में 2, कॉपर में 1, जिंक में 0। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक का क्या है बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी समझ में। ठीक है, यानी इनका ग्राफ इस टाइप से बनना चाहिए था। एक स्कैंडियम में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा 2 वाला, 2 से ज़्यादा 3 वाला, 3 से ज़्यादा 6 वाला, 6 से कम 5, 5 से कम 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, 1 से कम 0। इस टाइप से इनका ग्राफ बनेगा नहीं। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट है, 1 वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम है, 2 वाले का ज़्यादा है, 3 वाले का और ज़्यादा, 6 वाले का और ज़्यादा, 5 का कम, 4 का कम, 3, 2, 1, 0। इस टाइप से बनना चाहिए ग्राफ, समझ आए। तो ये तो एक रेगुलर ग्राफ बन रहा है, इस टाइप से होना चाहिए। बट यहाँ ट्विस्ट क्या है कि मैंगनीज का आयरन से ज़्यादा होना चाहिए और क्रोमियम से कम होना चाहिए। मैंगनीज का आयरन से ज़्यादा होना चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि मैंगनीज के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, आयरन के अंदर 4, इसका ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो क्रिएट हो जाता है कि ये मैंगनीज है और इसका ग्राफ डिप शो करके आता है। वाई मैंगनीज शो डिप इन मेल्टिंग पॉइंट। मैंगनीज का आयरन से भी कम हो गया तो इसे डिप शो कर देना, होना यहाँ चाहिए था, बट ये आयरन से भी कम हो गया कि डिप शो कर देता है। ये हमारा क्वेश्चन वही था जिसमें हमने मैंगनीज के बारे में स्पेशल बोला था, वाई मैंगनीज शो डिप इन मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसी में हमने क्वेश्चन लिख लिया, वाई मैंगनीज शो डिप इन मेल्टिंग पॉइंट। वाई मैंगनीज शो डिप इन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको जरा हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर समझेंगे। देखो जो इसकी लैंग्वेज है वो तो बिल्कुल ही थोड़ी सी, पर उसको समझते हैं पहले। आयरन, आयरन में अनपेड, मैंगनीज में 5 अनपेड है, आयरन में 4 है। अब आयरन देखना जरा, आयरन मैंने ये एक आयरन का एटम बनाया +26। ठीक है, मैं इसकी लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन जो है 4s2 3d6 ये लिख दी। ठीक है, एक और आयरन का एटम +26, जरा ध्यान से देखना यहाँ क्या होगा। अभी 4s2 3d6। ठीक है, आयरन के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो इसका कर्नल न्यूक्लियस ये क्या करेगा, इस डी में जो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ भी इसका न्यूक्लियस कर्नल इनके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इनके बीच में क्या बन जाएगा, मेटालिक बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने एक नॉर्मल आयरन का मेटालिक बॉन्ड दिखाया। अब जो पॉइंट है वो देखो, ये मैंने मैंगनीज लिया +25 और ये भी, ये एक और मैंगनीज। ठीक है, ये मैं इनकी सिर्फ डायरेक्ट ही बाहर का सिस्टम शो कर रहा हूँ। बात बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजीली समझ आएगी। ये है 4s2 3d5 मैंगनीज है नहीं, ये भी क्या है 4s2 3d5। अब यहाँ बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए मैंगनीज की जो कॉन्फ़िगरेशन है नहीं,
मैंगनीज 4s2 3d5 ये फुल फिल्ड है, ऐसे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आगे फुल फिल्ड। D5, डी में 10 आ गया तो फुल, 5 आ गया तो हाफ, ये फुल्ली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। तो मैंगनीज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल फिल्ड हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल है। मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल है, ठीक है। जबकि आयरन में क्या 4s2 3d6, अब D6 ना ही तो फुल फिल्ड है ना ही हाफ फिल्ड है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नॉर्मल। देखो अभी तो आपने बात को सिर्फ समझना है, बाद में हम लैंग्वेज लिख देंगे, ठीक है। आयरन में बेशक ज़्यादा, अब मैंगनीज में बेशक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, आयरन में बेशक इलेक्ट्रॉन कम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसमें 5 अनपेड है, इसमें 4 पे अनपेड। अब हो क्या रहा है? मैंने कहा ये एक मैंगनीज है, 4s2 3d5, ये फुल फिल्ड स्टेबल है, हाफ फिल्ड स्टेबल, यानी ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो इस मैंगनीज की भी कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है। अभी एक्स्ट्रा स्टेबल का मतलब क्या है कि क्या इनके इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करवाया जा सकता है? नहीं। स्टेबल, जो एक स्टेबल एटम होगा मतलब उसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। एक्स्ट्रा स्टेबल हो तो ये से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसका न्यूक्लियस इन फुल फील्ड और हाफ फील्ड को खुद ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना। यहाँ भी यही होगा, यही हो रहा है। इनका न्यूक्लियस क्या करेगा, इन फुल फील्ड और इस हाफ फील्ड को एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पॉइंट अराइज होगा कि अगर इनके न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट किया तो ये इसके दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि इसने अपनी कैपेसिटी को खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो यहाँ ये इनको कम अट्रैक्ट करेगा। बात समझ आई? इस न्यूक्लियस ने भी क्या किया, अपने फुल फील्ड और हाफ फील्ड को ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो फिर ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, कम अट्रैक्ट कर पाएगा। बात हुई ना, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल है, यानी ये ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये भी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इन्होंने अपने को ज़्यादा अट्रैक्ट किया तो दूसरे को कम करेगा, अपने को ज़्यादा अट्रैक्ट किया दूसरे को कम करेगा। बट जबकि मेटालिक बॉन्ड तो वही है ना, जो कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट कर रहा है। मेटालिक बॉन्ड तो हम वही कहेंगे कि एक का कर्नल या न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन कितना अट्रैक्ट कर रहा है, इसका कर्नल न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन कितना अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये बॉन्ड तो इनका वीक रहेगा ना, इसने खुद को तो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया, दूसरे को कम किया, तो ये बॉन्ड वीक रहेगा। अगर इनका ये बॉन्ड वीक रह गया, इनका ये मेटालिक बॉन्ड क्या हुआ, वीक हो गया ना। और अगर मेटालिक बॉन्ड वीक होगा तो फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ये 4s2 ये बेशक हम कह सकते हैं कि फुल फिल्ड है, ये इसको तो ज़्यादा कर लेगा, पर डी तो नॉर्मल है, ये तो इसे कम करेगा। अगर इसे कम करेगा तो फिर ये दूसरे को ज़्यादा करेगा। अगर कोई भी एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अगर ज़्यादा अट्रैक्ट करा तो फिर दूसरे को कम करेगा, दूसरे को ज़्यादा कम करा तो अपने को कम करे, दूसरे को ज़्यादा करा तो फिर अपने इलेक्ट्रॉन को कम करेगा। यही बात है ना। अब ये न्यूक्लियस देखो, ये इसको तो ज़्यादा कर रहा है क्योंकि फुल फिट है, पर ये कुछ भी नहीं है, तो ये इसको क्या करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। ये इसे कम करेगा तो फिर इसको क्या कर लेगा, ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। और एक दूसरे के बीच में जो अट्रैक्शन है वही तो मेटालिक बॉन्ड है। इसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, तो आयरन का हमने ज़्यादा ही दिखाया है। इसका मेटालिक बॉन्ड वीक है तो मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। सिंपल सी बात, इसको हम टू द पॉइंट में ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि जैसे मैंगनीज के केस में फुल फील्ड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए ज़रा, मैंगनीज 4s2 फुल फील्ड, 3d5 हाफ फील्ड, ये कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, दूसरे को कम करेगी। और जबकि मेटालिक बॉन्ड तो यही है ना कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट करें, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेंगे, मेटालिक बॉन्ड कम होगा, मेटालिक बॉन्ड कम होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बस बात हमने इतनी सी ही लिखनी है, पर इसको समझना था अभी ये वाई मैग्नीज शो डिप इन मेल्टिंग पॉइंट, तो इसमें लिख देंगे, आंसर लिख लेंगे, ड्यू टू फुल फील्ड and half filled extra stable electronic configuration in manganese due to full filled and half filled extra stable electronic configuration in manganese, the strength of metallic bond get decrease, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू इट,
इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू इट शो डिप इन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ देखिए बिल्कुल सिंपल सा था, क्रोमियम तक अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो मेटालिक बॉन्ड वीक होता जाएगा तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस सिर्फ मैग्नीज डिप क्यों शो कर रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल फुल फील्ड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में एक्स्ट्रा स्टेबल फुल फील्ड हाफ फील्ड है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, दूसरे को कम अट्रैक्ट करेगी, और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना ही मेटालिक बॉन्ड है। दूसरे को कम कर रहे हैं तो मेटालिक बॉन्ड वीक है, मेटालिक बॉन्ड वीक है तो फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो डिप इन मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। एक पॉइंट और क्विकली हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए सिंपल सी बात हमें मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। देखिए जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वॉल्यूम इनका कम हो रहा ना, देखो यहाँ तक इनका वॉल्यूम कम है, उसके बाद वॉल्यूम से में वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। और स्कैंडियम में एटॉमिक नंबर 21 है, इसका 22 है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं। इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो मास भी बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट में जाएंगे मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ेगी। लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी क्रोमियम तक डेंसिटी इंक्रीज, उसके बाद देखो साइज सिमिलर है ना, वॉल्यूम लगभग सबका सेम है तो वॉल्यूम का फैक्टर नहीं है, बट 24, 25, 26, 27, 28, 29 पर मास तो बढ़ रहा है। मास बढ़ने से भी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहां तक इंक्रीज क्यों, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और मास भी, वॉल्यूम घट रहा है और मास बढ़ रहा है। वॉल्यूम घटेगा तो बढ़ेगी, मास बढ़ेगा तो बढ़ेगी, पर यहाँ वॉल्यूम का फैक्टर नहीं, पर मास तो बढ़ रहा है। मास बढ़ने से भी डेंसिटी बढ़ेगी, यानी डेंसिटी इनकी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज ही होगी। ठीक है, इसमें लिखेंगे ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डेंसिटी गेट इंक्रीज। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन मास, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आल्सो डिक्रीज इन वॉल्यूम। पर ये जो डिक्रीज इन वॉल्यूम है ये सिर्फ कहाँ तक है, क्रोमियम या मैग्नीज तक है, उसके बाद तो सिमिलर हो जाता है ना। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पर डेंसिटी इनकी बढ़ती है, यहाँ तक तो फुल बढ़ेगी क्योंकि मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है। यहाँ वॉल्यूम नहीं घट रहा, वॉल्यूम लगभग सेम रहा है, पर मास तो बढ़ रहा है ना, मास बढ़ने के कारण घटेगी। इधर तो 2 पॉइंट के कारण बढ़ेगी, यहाँ तक तो 2 पॉइंट के कारण बढ़ेगी, मास भी बढ़ रहा है वॉल्यूम भी घट रहा है। इधर सिर्फ 1 पॉइंट के कारण ही बढ़ेगी क्योंकि मास बढ़ रहा है। ठीक है, और बट एंड पे देखो क्या है, साइज बढ़ गया ना, एंड पे डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि उसका साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, पर इसमें लिखेंगे एट एंड ड्यू टू इंक्रीज इन साइज डेंसिटी डिक्रीजेस। एंड पे साइज बढ़ गया ना, यानी इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम इसके अंदर कुछ डाटा दे देते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी और सबसे कम किसकी है। देखिए इरिडियम मेटल, इरिडियम मेटल की जो डेंसिटी सबसे ज़्यादा है 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओस्मियम की इससे थोड़ी सी कम है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और जो स्कैंडियम है उसकी सबसे कम है इनमें से
3.43 ग्राम पर सेंटीमीटर स्कैंडियम क्यों कम क्योंकि सबसे बड़ा साइज इसी का है, सबसे बड़ा साइज इसका ही होने का, इसकी जो डेंसिटी वो क्या है, सबसे कम है। बस आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इसके और सबसे कम इसके। तो ये थे हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए